Hello everyone, very good morning. This is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching and I hope you all are doing well. So finally कल हमारा RJS का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके लिए मैंने कट ऑफ जो है वो एक रील भी डाला था उसके लिए। खैर मैं यहाँ पर भी डिस्कस कर लूँगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगी वो डिस्कस करूँगी अबाउट द मेंस स्ट्रैटेजी, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है और अब हमें मेंस के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कट ऑफ का क्लैरिटी दे देती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक का जाएगा। उसके बाद जो बच्चे उन मार्क्स के बीच में आते हैं वो इस स्ट्रैटेजी के लिए को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ का एक वो ओवरव्यू दे दूँ। देखिए जो कल का पेपर आया है ना, वो पेपर इजी तो था, इजी था पेपर, उसको मैं टफ़ नहीं बोलूँगी, पेपर इजी था क्योंकि वो बैरेक्ट के उन प्रोविजंस में से आया था जो कि वियर्ड भी नहीं थे। जो मेजर सेक्शंस होते हैं जनरली क्वेश्चंस उन्हीं में से आया था, लेकिन उनके जो ऑप्शंस हैं वो बहुत क्लोज रिलेटेड थे। तो अगर किसी ने बैरेक्ट पे बहुत थॉरो कमांड कर रखा होगा, उनका यहाँ पर जो है मिस्टेक्स कम हुई हैं जिसकी वजह से उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है कि क्लोज ऑप्शंस की वजह से उनकी मिस्टेक्स हुई हैं, ऑप्शंस गलत चूज़ कर लिए हैं क्योंकि वो क्लोजली रिलेटेड थे, तो इस वजह से प्रॉब्लम आई है। लेकिन पेपर जो है वो इजी था और कट ऑफ जो है वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा ही जाएगी, यानी 2024 में जो कट ऑफ थी वो 73 जनरल की थी, तो उससे ज़्यादा ही जाएगी। तो उस हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगाया है। देखिए जनरल का जो है वो 70 से 80 के बीच में जा सकता है, आप इसमें -2 और +2 करके चलना, ठीक है। ओबीसी में 72 से 75, ईडब्ल्यूएस 69 से 73, एससी 60 से 65, एसटी 58 to 62 एंड एनबीसी 50+। तो ये कुछ इस तरीके के मुझे अनुमान है कि इतना बैठेगा, +2 -2 आप करके रखना क्योंकि वो तो हो ही सकता है। लेकिन पिछली बार जैसे बच्चों ने क्योंकि पिछली बार ना पेपर बड़ा स्टैंडर्ड पैटर्न पे था, तो बहुतों ने बहुत अच्छे स्कोर कर लिए थे। इस बार पेपर तो सबको अपेरेंटली बड़ा इजी लग रहा है देखने में, लेकिन ऑप्शंस क्लोज हैं तो गलतियां ज़्यादा हुई हैं, अदरवाइज पेपर वो इजी था। तो जिसने स्कोर किया है वो बहुत अच्छा किया है। मतलब आई हैव स्टूडेंट्स जिन्होंने 90s में भी स्कोर किया है, 80s में भी स्कोर किया है। तो आई ऑल्सो हैव स्टूडेंट्स जो 65 पे ही अटक गए हैं, 70 से ज़्यादा नहीं अटेन कर पा रहे हैं, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक्स। खैर अब जो भी है, पेपर तो ऐसे ही आता है। और ये भी अच्छा था कि उन्होंने सेक्शन बेसिस क्वेश्चंस नहीं दिए थे, क्योंकि अगर बीएनएसएस सीआरपीसी के सेक्शंस पूछ लो तो बहुत ही वो फिर पेपर टफ हो जाता, क्योंकि सब पर सेक्शंस पे कमांड करना मुश्किल था। खैर पेपर हो चुका है और इस तरीके का कट ऑफ हो सकता है। अब बात ये करते हैं कि मेंस में हमें क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। आई विल गिव यू टिप्स इन दिस वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट और जेन्युइन टिप्स मैं आपको दूंगी। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द सब्सक्राइबर्स एंड लाइक, बट जेन्युइनली मैं पढ़ाती भी हूँ और जेन्युइनली यहाँ पर मैं आपको टिप्स भी दूंगी, स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी, जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट भी होगा, ठीक है। लेकिन बिफोर गोइंग टू द स्ट्रैटेजी, मैं एक बार ये बता देना चाहती हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट क्या क्या चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है। देखिए ड्राफ्टिंग की हमारी जो है लाइव और रिकॉर्डेड सीरीज़ दोनों ही आपको अवेलेबल मिलेंगी। ऐसे के लिए वी हैव 200 ऐसे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उसके पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस 25 ऐसे के लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड हमने ऑलरेडी करवा रखे हैं ऑन द मेजर टॉपिक्स, जिसमें लोकल राजस्थान के टॉपिक्स भी हैं और सोशल और लीगल टॉपिक्स भी हैं, तो उसके रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगे। प्लस जो बाकी हमारे दिन हैं उसमें ऐसे जो और मेजर टॉपिक्स हैं हमारे, उस पर लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। तो इतना सब कुछ आपको ऐसे में मिलेगा। प्लस हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है एवरी वीक, जब तक कि मेंस का पेपर नहीं होगा तब तक एवरी वीक 2 मॉक्स चलेंगे, ठीक है। 1 विल बी ऑन द मंडे, अनदर 1 विल बी ऑन द थर्सडे। ये 2 दिन आपके मॉक रहेंगे और विथ प्रॉपर इवैल्यूएशन। मैं पिछले कई सालों से टेस्ट सीरीज़ को कंडक्ट कर रही हूँ और हमेशा प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ हम टेस्ट पेपर्स देते हैं।
टेस्ट पेपर्स में ही आपको बताया जाएगा कि आपके इस आंसर में क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या पार्ट आपको स्किप करना चाहिए था, इसमें आप और बेटर प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो। और बिल्कुल जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आरजेएस पैटर्न पे ही रहेंगे और उन्हीं में आपके ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो प्रॉपर मॉक पेपर आपके पास रहेगा और ये टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। ये मेंस ओरिएंटेड है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने पहले से भी ले रखी है और अब आप लोग जो है इसको कनेक्ट कर सकते हो। पिछली बार भी मैंने टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करी थी, बहुत सारे बच्चों को बहुत बेनिफिट भी हुआ था। मेरे 2-3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ था, इंटरव्यू में भी आए थे, इंटरव्यू में भी उनका सिलेक्शन हुआ था। तो पॉइंट इज़ कि आप एक जेन्युइन टेस्ट सीरीज़ को अवेल करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट करने का नंबर भी मैं यहाँ बता देती हूँ, 9929096546। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और आप इनमें से कोई भी चीज़ ले सकते हो, सारी भी ले सकते हो, ये भी कोई भी चीज़ ले सकते हो। I'm not well, that's my voice is not maybe coming a bit heavy, but please bear with me, bear with that। चलो अब आते हैं अपन लोग स्ट्रैटेजी पर। सबसे पहले तो ये चीज़ें ध्यान में रखो कि हमको मेंस में कवर क्या क्या करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है। और एक और चीज़, मेंस कब तक होगा ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2 से ढाई महीना मिलेगा और लकी रहे तो 3 महीना भी मिल सकता है। पिछली बार क्योंकि उनको बहुत जल्दी जल्दी कवर अप करना था, 3 साल की उन्होंने एक साथ वैकेंसीज़ ली थी, बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और वैकेंसीज़ भी थी। इस बार ऐसा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 महीना, 2 से ज़्यादा ही मिल जाएगा आपको, बट फिर भी हम एक विंडो लेके चलते हैं, 2 से 3 मंथ का टाइम आपको मिलेगा। अब इन 3 महीनों को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लेना है, वो आपके हाथ में। 24 आवर्स सबको मिले, बट जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा वो ही बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो लिस्ट आउट करिए मैंने कुछ चीज़ें जो हमको मेंस में ब्रॉड कैटेगरी में देखनी है। लॉ सिलेबस, भाई जितने लॉ सब्जेक्ट्स है वो तो करना ही करना है। ऐसे राइटिंग हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, और इन सब की आपके साथ आंसर राइटिंग हो गई। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा हर्डल है, लेट मी टेल यू, और इस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सब निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ जाके पेपर पूरा नहीं होगा तो फिर आपको नंबर कैसे मिलेगा। और ज़्यादातर बच्चों का पेपर छूट जाता है। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 30-30 नंबर के पेपर छूट जाते हैं। आप 30 नंबर का पेपर छोड़ के आए हो, मतलब यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ कॉम्पिटिशन। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस पर काम करना है, इसको दिमाग में रखिएगा। कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे देख सकते हो, देखो जिस दिन से अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे ना, उस दिन से इस बात को अपने दिमाग में रख लेना, मुझे टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। और उसका सिंपल से तरीका है, आप अपने डेली रूटीन में एक चीज़ करके रखोगे जो मैंने यहाँ पे रखी है, वो ये कि आप अपना 1 घंटे का तो आंसर राइटिंग करोगे रोज़, बेनागा, एवरी डे। और 45 मिनट्स की राइटिंग करोगे ऑन एनीथिंग, मतलब एनी टॉपिक, नॉट एनीथिंग, ऑन एनी टॉपिक। 45 मिनट्स का आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ये आपके ऐसे में काम आएगा। अब इससे होगा क्या, ऑलमोस्ट आप अप्रॉक्सीमेटली इसको 2 घंटे का वो रख लो, और ये 2 घंटे का काम आपको डेली करना है। इससे होगा क्या, एक तो आपका प्रेजेंटेशन पे काम हो जाएगा, दूसरा टाइम मैनेजमेंट में भी होगा। प्रेजेंटेशन पे काम मतलब कि आपका माइंड इतना स्किल्ड होना चाहिए, इतना ट्रेन होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आंखों के सामने आ जाए कि मुझे ये वाले पॉइंट से शुरुआत करनी है, ये वाला मुझे बॉडी रखना है, और इस पॉइंट पर मुझे ख़त्म करना है। ये चीज़ें मुझे इंक्लूड करनी है, ये चीज़ें मुझे एक्सक्लूड ही करनी है, इंक्लूड बिल्कुल नहीं करनी है। ये माइंड ट्रेंड होना चाहिए, और ये तब आता है द मोर यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स, वही आपको इस यहाँ तक पहुँचा पाएगा। 3 महीने में अटेन किया जा सकता है, ओनली दैट यू नीड टू डू द प्रैक्टिस, ठीक है। क्या करोगे, 1 घंटे में कितना करना है, या तो अगर आप 3 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो 10 क्वेश्चन 1 घंटे में कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो 1 घंटे में आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। ये थोड़ा सा, ये तो करना ही पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर इसको अटेन कर लोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि 6 मार्क्स में थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा होता है, तो आप मान के चलो 10 से 12 मिनट का टाइम आपको एक क्वेश्चन में दे पाओगे और उसमें आपको लिखना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो पॉइंट इज़ कि आपको ये दो चीज़ों पर काम करना है फ्रॉम डे वन, और ये आप खुद करोगे, खुद इवैल्यूएट करोगे और खुद देखोगे कि मेरा इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिन चीज़ों पर आज आप आंसर लिखते टाइम अटकोगे ना, उन्हीं चीज़ों को तुरंत देख लेना और नेक्स्ट डे उस पर काम करना। ये सेल्फ इवैल्यूएशन आप लोग खुद करो और देखना 10 दिन बाद, आफ्टर 10 डेज यू विल फाइंड इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ, ठीक है। अदरवाइज देखना वहाँ जाके फ्रीज हो जाओगे, वहाँ जाके क्वेश्चन पढ़ा तो था मैंने लेकिन फ्रीज हो जाते हैं वहाँ पे। ये जेन्युइनली होता है। मैं बहुत सालों से बच्चों के साथ हूँ और मेरे पास बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी शेयर्ड हैं, उसी के साथ मैं आपको ये बातें बता पा रही हूँ, ठीक है। तो हवा में कोई भी बातें नहीं है, बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ ही मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। तो यू कैन फॉलो इट रिलीजियसली विदाउट डाउटिंग ऑन मी, ठीक है। तो आपको ये काम डेली करना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि 3 महीने में कैसे काम करना है। सबसे पहले तो क्या करो, क्योंकि थक चुके हो, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी पढ़ा है अभी, एक आध दिन आज रेस्ट लो, कल रेस्ट लो, ठीक है। वेडनेसडे से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। फ्रॉम आज का 28 है, तो आप जो है 1 अगस्त से अपनी पढ़ाई शुरू करो और स्टार्ट विद द स्मॉल सब्जेक्ट। कोई भी दो छोटे सब्जेक्ट जो आपको बड़े प्यारे लगते हैं, लवली लवली सब्जेक्ट्स, क्यूट लगते हैं, अच्छा लगता है पढ़ने में, निकल जाएंगे। कोई भी हो, चाहे लोकल हो, माइनर हो या फिर अदरवाइज हो, जैसे एसआरए वगैरह जो है वो माइनर नहीं होते हैं, वो मेजर में ही आते हैं, बट होते छोटे हैं, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट जो आपको स्वीट लगता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूजली बच्चों को अच्छा लगता है, यू कैन स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पोक्सो अच्छा लगता है, पोक्सो से कर लो, प्रोबेशन कर लो, कोई भी एनी 2 स्मॉल सब्जेक्ट्स उठाओ और उन्हें कर लो। उसके बाद एक मेजर सब्जेक्ट उठाना, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट उठाना। अब जब ये मेजर सब्जेक्ट, जब ये 2 हो जाएंगे और जब आप ये मेजर उठाओगे, तो वो जो ये 2 घंटे वाला, सॉरी, ये जो 1 घंटे वाला काम है ना, उसमें क्या करोगे आप, इनके आंसर राइटिंग करोगे। तो इसको आप एक लूप बनाओगे, सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, उसकी आंसर राइटिंग करोगे और नया सब्जेक्ट चलाओगे। फिर आपके जो जो सब्जेक्ट होते चले जाएंगे, वो 2 लूप बनाना। एक लूप बनेगा आपका क्या, रिवीजन सब्जेक्ट का, जो हो गए हैं उनको रिवाइज करना है। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करते जाओ उसको रिवाइज करोगे। तो एक लूप बनेगा रिवीजन सब्जेक्ट का, एक बनेगा जो आप नया स्टार्ट करोगे सब्जेक्ट उसका, और जो आपके रिवीजन में चल रहे हैं उनका आप आंसर राइटिंग करते हुए चलोगे। और हर पैटर्न पे करो, 3 नंबर के भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, 6 नंबर को भी प्रैक्टिस करो। यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम द मार्केट, जो अनसॉल्व पेपर्स होते हैं, अनसॉल्व मेंस की जो बुक्स आती हैं आप उनको ले सकते हो और वहाँ से अपने 10 क्वेश्चन पहले ही मार्क कर लो और उनको ड्राफ्ट करो और खुद इवैल्यूएट करो। डू नॉट डिपेंड अपॉन एनीवन, खुद इवैल्यूएट करो और कल जिन चीज़ों पे अटके हो उस पर काम करो, ठीक है। और ये तो मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें ये क्यों करना है। देखिए, ये आपका काम आएगा ऐसे राइटिंग में। ऐसे के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2-4 चीज़ें मैं आपको सोर्सेज बता देती हूँ। एक तो ये है, जो मटेरियल आप किसी इंस्टीट्यूट से लो, मेरे से ले लो या कहीं और से जहाँ से भी ले रहे हो, वो जो भी प्रोवाइड करेंगे वो ठीक है। लेकिन ऐसे में आपको, ऐसे क्लास में आपको कोई क्या कराएगा, आपको सिर्फ बॉडी ही समझा सकता है। लिखना कैसे है ये आप ही के ऊपर है। अच्छे वोकैबुलरी आप ही इंक्रीज कर सकते हो। अच्छे सेंटेंसेस को फ्रेम करना, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना होना, इस पे काम आप खुद ही करोगे। इसमें कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं हेल्प कर पाएगा, ना तो मैं ना ही कोई और अगर करेगा भी तो वो एक उतना ही हो पाएगा जितना कर सकते हो। तो पॉइंट है कि बाकी चीज़ों पे आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। अच्छे सेंटेंस फ्रेम हो, कुछ कोटेशंस उसमें डालोगे, कुछ एब्रिविएशंस उसमें, इडियम्स डालोगे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप ही को करना पड़ेगा। वो कैसे आएंगी, कुछ सोर्सेज ले लो, रीडिंग करो। एक तो जो भी चीज़ें करंट में चल रही है, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये सब करो। चैट जीपीटी इज़ अ गुड ऑप्शन। आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको मिलता है तो आप चैट जीपीटी पे डालकर उसका कंटेंट निकालो, उसमें से क्रंचेस निकाल लो जो जो आपको सही लगता है। उसके ऊपर पूरा कॉपी पेस्ट मत कर लेना, उसको रीड करना, उसमें से रेलेवेंट पोर्शन निकालना और उसको आप अपना कंटेंट रेडी कर सकते हो। उसको एक बार पढ़ने के बाद ना उसको आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो आप इस तरीके से करोगे,
टॉपिक निकालो। टॉपिक मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ टॉपिक्स लिस्ट आउट करूँगी और उस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊँगी, तो उन टॉपिक्स पर आप देख के अपने प्रिपरेशन करो, ठीक है। ChatGPT अच्छा है, बुक्स भी आती है ऐसे इसकी, आप उसको भी देख सकते हो। और मेरे से अवेल कर लीजिए, किसी और इंस्टीट्यूट पे करना है वहाँ कर लीजिए, व्हाटएवर यू लाइक। तो ऐसे ऐसे प्रिपेयर होंगे। और ये राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में। हिंदी में अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो भाई स्पेलिंग मिस्टेक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, उस पर काम करो। मम्मी को बोलो, पापा को बोलो, भाई को बोलो, बहन को बोलो, किसी को भी बोलो घर में कि मुझे डिक्टेशन दो, 10 वर्ड्स का डेली डिक्टेशन लो और अपनी मात्राओं की गलतियों को एलिमिनेट करो। गलती दो में ही होती है, बड़ी ई, छोटी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन्हीं में प्रॉब्लम आती है, उस पर काम करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से लूप चलाना है। एक रिवीजन लूप चलाना है, एक नए सब्जेक्ट का लूप चलाना है, और जो रिवीजन सब्जेक्ट है उन पर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। फिर देखिए अप्रोच में आपको बता दूं, ये 5-6 सब्जेक्ट्स हैं। एविडेंस एक्ट, CRPC, IPC, इनके जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो भी, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, TPA, फैमिली लॉ, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। ऑल्दो यहाँ पर आप सोगा और पार्टनरशिप भी ले सकते हो, सोगा पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पर भी कई सारे केस स्टडीज़, जजमेंट्स वगैरह आपको मिलते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आपको अप्रोच अपनी दोनों तरीके से रखनी पड़ेगी। मतलब कि यहाँ के आपको डायरेक्ट के प्रोविजंस भी क्लियर होने चाहिए। मतलब कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक आपका थोड़ा सा थेरेटिकली अप्लाइड आ जाता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है तो वहाँ पर डिमांड क्वेश्चन की ऐसी होती है कि भाई आपके जो सेक्शन है उसके एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए आपके आंसर में, ठीक है। उसमें आपको इधर उधर की चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, और कर सकता है तो कैसे कर सकता है। तो अगर एक प्राइवेट पर्सन की जो अरेस्ट के प्रोविजंस हैं वो आपको CRPC में दे रखे हैं, जो कि डायरेक्ट बात करते हैं। वहाँ पे आपको इधर उधर की चीज़ें ना मिलेंगी, ना आपको लिखने की ज़रूरत है, ना गुंजाइश होगी। सिंपल पॉइंट्स आपको लिखने प्राइवेट पर्सन कर सकता है उन ऑफेंसेस में जो कि नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है। और उसमें अरेस्ट करके जो है वो पुलिस वाले को हैंड ओवर कर दिया जाता है। BNSS में नया पॉइंट है कि भाई 6 घंटे में ही करना है। तो ये पॉइंट से आगे आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको बैरक के पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ये वो वाला क्वेश्चन हो गया। एक हो गया कि किन सिचुएशंस में पुलिस वाला कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते, तो उसमें भी बड़ी लंबी लिस्ट है ना। सेक्शन 41 CRPC में दे रखी है हमको, या सेक्शन 35 BNSS ले लो, उसमें दे रखी है आपको। तो उसमें वो सारे पॉइंट्स होने ही होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो वाला जो सेक्शन है, इसको आप कई एक आध जजमेंट से भी कनेक्ट करोगे, DK बासु जजमेंट्स के लिए के साथ करोगे, अनिश कुमार वाले केस के साथ आप उसको कनेक्ट करोगे। अब नहीं करोगे तो जो करेगा उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा, करोगे तो नंबर पूरा मिलेगा। मेंस में आधे आधे नंबर के लिए भी क्या करना पड़ता है, हमको खींचना पड़ता है, नंबर खींचना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता है। और खींचोगे कैसे, जब आप उसमें यूनिक रहोगे। तो पॉइंट है कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आपको बैरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो भी आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। और अगर अप्लाइड या थ्योरेटिकल यानी कि बियॉन्ड बैरेक्ट के आगे भी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं उस पर्टिकुलर थिंग में, तो वो भी आपको आनी चाहिए। अब क्वेश्चन अगर डाइंग डिक्लेरेशन पर आ जाता है तो खाली सेक्शन 32 का क्लॉज 1 लिख देने से नंबर नहीं मिलेगा, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो बहुत सारी चीज़ें आपको रेफरेंस बुक से ही मिलेंगी, या फिर आपने कहीं पर कोचिंग किया है, उन्होंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया होगा, या आपने अदरवाइज़ अपना खुद का नोट्स बनाया होगा। तो वो तो समझ रहे हो ना कि मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ। दो तरीके की, एक डायरेक्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इधर उधर से मतलब ऑप्शन नहीं है लिखने का, एक जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखने के हमारे पास ऑप्शन है, तभी हम स्टैंड आउट कर पाएंगे। तो ये वो सब्जेक्ट्स है जहाँ पर आपको इन दोनों चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। और इनके अलावा के जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर आप खाली अगर डायरेक्ट का कमांड है, जैसे अगर प्रोबेशन की मैं बात करूँ तो प्रोबेशन एक्ट में जो भी क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट में से ही आएगा, और उतना ही आपको लिखना होगा कि ड्यूटीज़ ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर आती है तो वो जो ड्यूटीज़ वहाँ दे रखी हैं वही आएगी, प्लस आपके पास कोई जजमेंट का नाम है तो वो आपने लिख दे बस।
तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका अप्रोच आपका बैरेक्ट में से ज़्यादा रहेगा। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ बैरेक्ट तो है ही है, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी वो हो पाएंगी। समझे? तो ये आपका सब्जेक्ट्स का अप्रोच मैंने आपको बताया। आप जो भी सब्जेक्ट कवर करोगे, अगर आपने सीआरपीसी उठाया है तो आपको उसके बैरेक के सेक्शन नंबर, सेक्शन के की एलिमेंट्स, हर एक सेक्शन का पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्राइवेट पर्सन अगर अरेस्ट करता है तो उसमें की पॉइंट्स क्या हैं, मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स यही बता दिए। ये आपके दिमाग में फिट होने चाहिए फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन। उसके कनेक्टिंग प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए कि हम किसी और सेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी अगर अपन अरेस्ट के ही प्रोविजंस में देखें तो सेक्शन 54 या 54A शायद सीआरपीसी का अगर मैं बात करूँ तो वो टीआईपी की भी बात करते हैं, और टीआईपी आपको एविडेंस एक्ट में भी मिलेगा, सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट में। तो ये कनेक्शन आपको पता होने चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियन, अगर एविडेंस एक्ट में क्वेश्चन आता है सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट, तो आपको पता होना चाहिए 293 आपका सीआरपीसी है जो बात करता है कि एक्सपर्ट के जो एविडेंसेस होते हैं वो डायरेक्टली एडमिसिबल होते हैं एज एविडेंस। ये हमको सीआरपीसी में दे रखा है। तो ये इंटरकनेक्शंस आपको पता होने चाहिए। समझ में आया? तो आप जब भी कोई सब्जेक्ट उठाओगे तो उसको कैसे कैसे कवर करोगे, आपको सेक्शन नंबर पता होना चाहिए, सेक्शन के अंदर जो की एलिमेंट्स हैं वो आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। ठीक है? जो भी कनेक्टिंग प्रोविजंस हैं वो आपको पता होना चाहिए, अपने बैरेक में लिखते हुए चलो कि ये उस सेक्शन से कनेक्ट हो सकता है, ये उससे हो सकता है। ठीक है? जजमेंट, उन सेक्शंस में कोई जजमेंट है तो वहीं पर लिखते हुए चलो। और आप किस तरीके से इलस्ट्रेशन दे सकते हो अगर गुंजाइश है इलस्ट्रेशन देने की तो। समझ में आया? यही चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्टैंड आउट करेंगी, और आप जब कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे तो आप उसको इन पैरामीटर्स के साथ कंप्लीट करोगे फुल ऑन। डायरेक्ट, एक्स्ट्रा रीडिंग जो आपकी है, एडिशनल पॉइंट्स जो आप रेफरेंस बुक और अदरवाइज जहाँ से भी लेते हो वो, कनेक्टिंग प्रोविजंस, जजमेंट का लिस्ट आपका होना चाहिए, और इलस्ट्रेशन से आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है? तो आप सब्जेक्ट कोई भी उठाओ, सीआरपीसी उठाओगे तो ऐसे ही कवर अप करोगे, सीपीसी उठाओगे तो ऐसे ही कवर अप करोगे, कोई भी उठाओगे आप ऐसे ही कवर अप करोगे उसको। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, बैरेक पे कमांड कैसे कर सकते हो भाई? देखो 2-3 तरीके हैं, या तो आप बार बार सेवरल रीडिंग करी भी होंगी, करो और करो। दूसरा चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्शन होते हैं जो हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है? तो उनको क्या करो, अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बना लो अपनी कॉपी में। अब ये काम यार पहले का होता है, नहीं किया है तो कर लो और नहीं तो अभी कर लो। ठीक है? वो आपको लास्ट में जब लास्ट में आप रिवीजन करोगे तब भी काम में आएगा। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर अपन सीआरपीसी की ही बात करें तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है, अरेस्ट पे ही आ जाता है, लेट सपोज कि अरेस्टी के क्या क्या राइट्स होते हैं, या फिर पुलिस ऑफिसर को क्या क्या गाइडलाइंस है जो उनको फॉलो करनी है वाइल मेकिंग द अरेस्ट, तो उसका आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए बना हुआ, तो वो याद हो जाएगा आपको फटाफट, टाइम नहीं लेगा। ठीक है? अभी अगर मान लो एफआईआर पर है तो एफआईआर पे सेक्शन 154 या फिर 173 बीएनएसएस है, तो उसकी आपके पास इजी लैंग्वेज में पॉइंट्स होने चाहिए, वो बने हुए हैं। तो बैरेक के पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में, तो आप वहाँ पे लिख तो लोगे, लिखना तो आता ही है ना, ऐसा थोड़ा ना कि लिखना नहीं आता है, पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए। ठीक है? 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही 175 बीएनएसएस, तो उसके पॉइंट्स लिखे हुए होने चाहिए। और बहुत सारे ऐसे है, जैसे इन पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, फिर बहुत सारे सेक्शन ऐसे होते हैं। अब जैसे अभी रिसेंटली बीएनएसएस में जो चेंजेस आए हैं वो थोड़े बहुत आपके पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में अगर केस फाइल होता है तो उसमें थोड़े थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, डेट्स वगैरह इंक्लूड करें तो वहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि क्वेश्चंस आएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपके पास सिंपल अपनी भाषा में अगर लिख लोगे तो वो याद हो जाएंगी, नहीं तो याद होना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने ये एग्जांपल की, वैसे मैं ये एग्जांपल ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, है ना, ये कैसे अरेस्ट करेगा। तो पॉइंटर्स की इस तरीके से आप अपने ना बैरेक्ट के, अब जैसे प्रोबेशन ऑफिसर के ड्यूटीज़ आते हैं तो उसमें से रटना तो है ही नहीं, लेकिन पॉइंट इज कि वो पॉइंट्स याद रखना कई बार होता है भूल जाते हैं। द मोर यू राइट द मोर यू विल लर्न, तो उनके नोट्स बना लो सिंपल अपनी भाषा में। ठीक है? तो सब्सटीट्यूट कर लो अपने नोट्स को विद द बैरेक्ट अगर कर सकते हो तो।
तो आपको मैंने बताया ही कि मेंस में क्या होता है, नंबर हमें खींचने पड़ते हैं ज़बरदस्ती, और उसके लिए कला होनी चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। जब भी आप अपना आंसर लिखो, दिमाग में ये लेके चलो कि हाउ आई कैन स्टैंड आउट विद अदर्स। एंड स्टैंड आउट करने की ना 5 चीज़ें हैं जिनसे किया जा सकता है। सेक्शन नंबर आंसर में हो, मैं बता चुकी हूँ, बैर के की एलिमेंट, जजमेंट का नाम, कनेक्टिंग प्रोविजन, इलास्ट्रेशन। इसके अलावा कोई 6 चीज़ नहीं है जिससे आप स्टैंड आउट कर सको। आपकी प्रेजेंटेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो इन चीज़ों पे काम करो, इससे आपके आंसर बहुत इन्हांस्ड और बहुत क्वालिटेटिव प्रेजेंटेबल बनेंगे, और इसी से आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यार ये तो अपने कॉपी में ना बड़ा बड़ा लिख लेना, क्या, रीड व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग फर्स्ट। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, गाइडलाइंस क्या है। अब बच्चे क्या करते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ा, सब कुछ लिख दिया डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, जो पूछा ही नहीं था, आपसे गाइडलाइंस पूछे थे, वो है नहीं आंसर में। या हमने इतना समझा दिया कि हमारे वर्ड लिमिट की या हमारे पास पेजेस की जगह ही नहीं बची, तो गाइडलाइंस इतनी सी रह गई और बाकी डाइंग डिक्लेरेशन इतने में समझाया हुआ है, नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपसे उन्होंने गाइडलाइंस पूछे थे डाइंग डिक्लेरेशन पे। तो मेजर चीज़ ये होनी चाहिए, बाकी चीज़ें आपकी सपोर्टिंग होनी चाहिए जो आपके आंसर को इन्हांस करे, ना कि बाकी की चीज़ें तो मेजर हो गई और ये जो मेन चीज़ पूछी थी वो आपका सपोर्टिंग एलिमेंट बन गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्वेश्चन को रीड करो और समझो कि वो आपसे पूछ क्या रहा है और उसके हिसाब से अपने आंसर को ड्राफ्ट करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन योर माइंड। ये जनरली 90% बच्चे यही गलती करते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन देखा, पूरी रामायण भारत लिख दी डाइंग डिक्लेरेशन पे, पर जो पूछा वो सबसे लास्ट में है या है ही नहीं आंसर में, नंबर नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट नंबर। सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। देन ये कुछ टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। एक तो अपने स्मॉल नोट्स बनाइए और जितनी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतनी राइटिंग प्रैक्टिस करिए, अपने दिमाग को ट्रेन करिए। ट्रेन कैसे किया जाएगा, जो मैंने आपको बताया, स्किल, यहाँ से आंसर शुरू होगा, ये बॉडी रहेगा, यहाँ पर ख़त्म होगा, ये मुझे बिल्कुल नहीं लिखना है और ये मेरे आंसर में ज़रूर होना चाहिए। ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ओनली देन आप वहाँ पे टाइम के साथ अपने पेपर को ख़त्म कर पाओगे और बड़ा ही अच्छा रहेगा। पर ये ऐसा हो कैसे सकता है? ये ऐसा हो सकता है तभी जब आपके पास कंसिस्टेंटली आप रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन करने के 3 तरीके होते हैं। एक, राइटिंग, जो सबसे कॉमन है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिवाइज योर सेल्फ। दूसरा, थिंकिंग एंड फ्लो चार्ट्स। क्या होता है, कई बार राइटिंग कर ली है, अब लेट सपोज टाइम कम है, तो क्या करें, थिंक करो। थिंक कैसे करोगे, सुबह से शाम तक जो पढ़ा, रात में क्या करो, बोर हो गए, थक नहीं पढ़ पा रहे हैं, मन नहीं हो रहा, अगर वॉक पे जा सकते हो तो वॉक पे चले जाओ, घर में ही बैठे हो तो अपने कमरे में अकेले बैठे, एंड जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट इट कि मैंने आज एफआईआर के प्रोविजंस पढ़े थे, ये सेक्शन था, ये पॉइंट्स थे, है ना, ये वाला जजमेंट हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन ये आता है तो मैं उसका आंसर कैसे कैसे लिख सकती हूँ। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर और ये पॉइंट मैं इंक्लूड करूँगी और यहाँ पर मैं इस तरीके से कंक्लूजन करूँगी। तो थिंकिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू यू नो ट्रेन योर माइंड। ग्रेजुअली आपका माइंड होने लग जाएगा ट्रेन, प्रैक्टिस इट, ठीक है। और दूसरा, फ्लो चार्ट्स। कई बार क्या होता है कि हम फटाफट फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। जैसे वही एफआईआर का पॉइंट है, तो लेट्स सपोज डिले एफआईआर पर क्वेश्चन आया, तो डिले एफआईआर में स्टार्ट कैसे करो कि भाई एफआईआर क्या होती, व्हाट इज़ एफआईआर, एफआईआर का पर्पस, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, पर्पस बता दो कि ये क्रिमिनल लॉ को इन मोशन लेके आती है। फिर आपने लेट सपोज तीसरा पॉइंट बता दिया, इसकी एविडेंशरी वैल्यू। एविडेंशरी वैल्यू क्या है कि इट इज़ नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस बट कैन बी यूज फॉर कोरॉबरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए, ये बहुत बड़े बड़े नहीं है। अब आपसे पूछा गया डिले एफआईआर, अब डिले एफआईआर के बारे में लिख दो भाई, फिर बता दो कि एफआईआर का तो कोई लिमिटेशन पीरियड है नहीं, यानी कि डिलेड एफआईआर भी फाइल की जा सकती है, पर से ये फेटल नहीं होती है प्रोसिक्यूशन के केस के लिए, लेकिन इसके अपने कॉन्स एंड कॉन्स हैं।
इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि भाई इफेक्टिव जजमेंट नहीं आ पाएगा, क्योंकि एविडेंसेस जो है वो वीक हो जाएंगे, स्टेल हो जाएंगे, विटनेसेस की मेमोरी जो है वो फ्रेश नहीं होगी, तो इस वजह से प्रॉब्लम भी आ सकती है। देन देयर आर मेनी, एक पॉइंट ये भी है कंसिडर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऑफेंसेस की ग्रेविटी ऐसी होती है या नेचर ऐसा होता है कि उसके केसेस या तो बहुत कम आते हैं, डिले आते हैं, लाइक सेक्शुअल ऑफेंसेस जो होते हैं उनमें हमेशा डिले आती है बिकॉज ऑफ द सोसाइटल स्टिग्मा। तो ये पॉइंट, अब ये क्या है, ये माइंड में मेरे फ्रेम्ड है, अभी अगर इस पर क्वेश्चन आ गया मैं फट 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 लिख दूंगी। तो ये क्या है, ये माइंड की ट्रेनिंग है, और इस तरीके की ट्रेनिंग आपको अपने माइंड को देनी चाहिए। दिस कैन बी डन या तो सोचो या खूब राइट करो, फ्लो चार्ट बना लो, यही बना लो, एफआईआर फिर पर्पस लिख दिया, फिर आपने एविडेंशियरी वैल्यू, बस यही 4-5 पॉइंट का पॉइंट बनाया, ये फिट है दिमाग में, फ्लो चार्ट है। क्वेश्चन आएगा, यही पॉइंट्स आएंगे आंसर में आपके, अपने आप आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। ठीक है, तो ये किया जा सकता है, अभी टाइम इतना कम नहीं है, अभी है टाइम। ठीक है, तो आप इस पे काम करिए। यही सारी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी, मैंने आपको जो कट ऑफ बताई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीच में अटके हुए हैं, पेंडुलम पे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुछ ऐसे हैं जो श्योर क्लियर हो रहे हैं। जो पेंडुलम पे भी अटके हुए हैं, यानी कि जो बॉर्डर लाइन पर हैं, उन्हें भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि नहीं हुआ तो हो भी तो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। कुछ पढ़ लेने से नुकसान नहीं होगा, कुछ ना पढ़ के टाइम वेस्ट करने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो प्लीज़ जो बॉर्डर लाइन पर हैं और जो श्योर क्लियर हैं, दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, गिव योर सेल्फ 1-2 days, जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करो, अच्छे अच्छे कैफेटेरियाज में जाओ, पार्टी वार्टी कर लो। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कमिंग 2-3-4 years, सॉरी नॉट ईयर्स, मंथ्स, आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो। तो गिव रेस्ट टू योर माइंड, और 1 अगस्त से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने जितनी भी स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करी हैं, आप इनमें से कुछ भी अगर फॉलो कर लोगे ना तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरे साथ टिके रहने के लिए। और कोई भी अगर आपको डाउट है, आपकी कोई चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि मैं उस पर कोई वीडियो बना लूँ आपके लिए, प्लीज़ कमेंट करिए उस पर। डू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, नो, do like my video, subscribe my channel. Thank you so much, take care, bye bye.